हेलो 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 जनता, तो कैसे हो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका बोर्ड्स पैटर्न का पार्ट हो चुका है। तो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि नाम आप पढ़ ही सकते हो कि डायमेंशन एनालिसिस का जेडब्ल्यू और नीट पार्ट। तो आज के लेक्चर में हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की ही बात करेंगे, जहाँ पे मतलब मुझे पता है मेजरमेंट यूनिट्स एंड मेजरमेंट बहुत सारी चीज़ें है इंक्लूडेड है, बट हम लोग सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस की ही बात करेंगे। तो without wasting any further time, we'll start with the numericals of dimension analysis. अभी डायमेंशन एनालिसिस चालू करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें बात करना चाहता हूँ, जैसे कि एक नया वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो हम लोग ने बोर्ड्स में नहीं किया है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स साथ में लिखो, मेरे साथ में लिखो। तो हेडिंग डालो। एक सेकेंड, ये पेन थोड़ा सा मोटा हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, आई गेस ये थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है, तो हम लोग कलर चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कलर हम लोग लेंगे ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो हेडिंग डालो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कभी कुछ मैं अच्छा लिखने जाता हूँ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, कि थोड़ा टाइडी रखने का ट्राई करता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट्स लिखना नहीं चाहिए था, पॉइंट लिखना चाहिए था। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो साथ में लिखो द फिजिकल quantities such as angles, trigonometric functions, उसके बाद रेशियोस, उसके बाद लॉगेरिदम, एक्सपोनेंशियल और डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या देखते हैं, पेन चेंज करते जनता, थोड़ी डार्क हो रही है। तो इसका मतलब क्या देखते हैं, द फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोस, लॉगेरिदम्स, एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या है, थोड़ा देख लेते डीप में। एक सेकेंड, मुझे ज़रा मार्कर सेट करने दो, क्योंकि मार्कर का कुछ तो गड़बड़ हो चुका है यहाँ पे। नहीं, ये तो नहीं मार्कर, ओके यही मार्कर है, ओके ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोगों ने देखा द फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोस, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, सपोज हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, मैं एक साइन फंक्शन की बात करता हूँ। साइन के अंदर जो भी टर्म रहेगा, साइन के अंदर जो भी टर्म रहेगा वो डायमेंशनलेस रहेगा। क्यों, इसका रीज़न बताता हूँ मैं। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये दोनों लेंथ में होती है, बराबर है, ये भी लेंथ में है। सेम फिजिकल क्वांटिटी की रेशियो रहती है तो वो बन जाती है डायमेंशनलेस। तो मुझे बताओ, ये अगर डायमेंशनलेस रहेंगी तो ये क्वांटिटी भी क्या रहेगी, डायमेंशनलेस। समझ में आ रहा है क्या। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, या फिर साइन टीटा, कॉस टीटा, टैन टीटा। ये क्या होता है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो ये क्या बन जाती है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो हमेशा याद रखो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ हम लोग कंसिडर करेंगे दैट विल बी अंडर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो अगर हम लोग बात करते ऐसे कि सपोज़
साइन कुछ एंगल दिया हुआ है अंदर, तो ये जो क्वांटिटी है अंदर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो ये भी क्या होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल की, एक्सपोनेंशियल टर्म के रेस टू पावर में जो भी रहेगी उसको क्या कंसिडर करना है, डायमेंशनलेस। तो अगर वो डायमेंशनलेस रहेंगी तो ई जो रहेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो भी क्या रहेगा, डायमेंशनलेस। अगर मैं बात करता हूँ लॉग की, तो लॉग के अंदर का जो भी टर्म रहेगा वो क्या रहेगा, डायमेंशनलेस। तो लॉग फंक्शन जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, डायमेंशनलेस। क्लियर है ये वाला पॉइंट, सबको क्लियर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द फिजिकल क्वांटिटी सच एज एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रेशियोज, लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल्स आर डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये पार्ट सबको क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग एक्चुअल न्यूमेरिकल्स पे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। ये आप लिख के ले लो, साइन कॉस टैन, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज़ की बात करूँगा मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करूँगा या फिर मैं लॉगरिदमिक फंक्शन की बात करूँगा, तो जनता इसकी जो क्वांटिटी रहने वाली है तो ये क्या हो जाएंगी, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। ये याद रखना हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो आज हम लोग सिर्फ डायमेंशनलेस क्वांटिटी की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया, अ स्टूडेंट व्हेन डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम, ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्सेप्ट वैक्यूम, मतलब जो मीडियम रहने वाला है, जो मीडियम रहेगा वो वैक्यूम छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है, मतलब वैक्यूम नहीं होगा। आगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दिस फॉर्मूला इज। अगर मैं बात करूंगा वेलोसिटी की बात करता हूं तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी इन मीडियम, ये उन लोगों ने दिया है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो c होती है और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम रहती है वो v होती है। तो अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक क्वांटिटी आती है, उसको बोलते हैं म्यू। जो म्यू होता है वो तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर मैं c अपॉन v इक्वल्स टू म्यू की बात करूँगा तो ये म्यू जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो म्यू का जो वैल्यू रहता है वो ग्रेटर देन 1 होगा। अभी मुझे बताओ, सपोज म्यू को मैं हटा देता हूँ, म्यू को फिलहाल के लिए हटा दूंगा, तो c इक्वल्स टू क्या बनेगा, व्यू, या फिर c इज़ डायरेक्टली इक्वल्स टू v, c इज इक्वल टू के वी। ये याद है कुछ, अगर ऐसे कुछ रहेगा तो इसको बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट। अगर उसका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन अगर सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट। बट अभी मेरे को मेन जो इक्वेशन ये दिख रहा है, इसमें कहीं पे म्यू दिखा है क्या, नहीं। तो ये न्यूमेरिकली करेक्ट है क्या, नहीं, ये न्यूमेरिकली क्या है, रॉन्ग है। क्लियर है ये वाला पार्ट सबको। तो डायमेंशनली कर तो करेक्ट है बट न्यूमेरिकली ये क्या हो गया, रॉन्ग। क्योंकि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ c इक्वल्स टू म्यू इंटू वी, अगर ये लिखता हूँ फॉर्मूला, तो मेरा क्वांटिटी जो क्या रहेगी वो क्या रहेगी, डायमेंशनली भी करेक्ट होगी और ये क्या होगी, ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट होगी। देखो यहाँ पे भी वेलोसिटी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी, दोनों के डायमेंशन क्या है, बराबर है, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये बराबर क्वांटिटी है। और ये न्यूमेरिकली क्या है, रॉन्ग है, या फिर न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन देखोगे ना तो फटाक से फर्स्ट वाला ऑप्शन मत मार्क करना। देखो ऑप्शन में देखो न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी है, तो अगर न्यूमेरिकली इनकरेक्ट भी है ऑप्शन में तो ऑप्शन 4 देखो, फोर्थ ऑप्शन में आपका है 1 और 3 दोनों राइट है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन आपका रहेगा 4th। क्लियर है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। अ स्टूडेंट व्हेन डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम, मतलब वैक्यूम के अलावा दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मुझे बताओ एक्चुअली फॉर्मूला होता है जो लाइट के हिसाब से फॉर्मूला होता है c इक्वल्स टू म्यू इंटू वी। म्यू का फॉर्मूला होता है c अपॉन वी। c होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 रहती है। अगर दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनली करेक्ट। बट अगर वो
सेम रहेंगे बट कांस्टेंट हम लोग निकाल नहीं सकते। अगर कांस्टेंट निकाल नहीं सकते तो वो न्यूमेरिकली क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। मतलब ये जो फॉर्मूला था, अगर यहाँ पे म्यू लिखा होता तो ये क्या होता, न्यूमेरिकली करेक्ट होता, बट ये न्यूमेरिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सबको क्लियर ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, given that t stands for time period and L stands for length of a simple pendulum, if small g is the acceleration due to gravity, then which of the following statement about the relation t square equals to L upon g is correct। तो इन लोगों ने बोला है कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल अपॉन जी, तो टी का फॉर्मूला आएगा अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। एक्चुअली बेसिकली जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अभी देखो आपको JEE या फिर नीट जो एग्ज़ाम देनी है वो आपको 12th के बाद देनी है, तब तक आपका सिंपल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम वाला पार्ट हो जाएगा। तो सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकली कॉन्स्टेंट है, मुझे बताओ यहाँ पे दिया है क्या वो कॉन्स्टेंट, नहीं, बट ये वाला पार्ट सेम है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है। अगर ये दो पार्ट सेम रहेंगे, अगर ये दो पार्ट सेम रहेंगे और मुझे बताओ मुझे न्यूमेरिकली ये वाला पार्ट पता है क्या, नहीं पता, तो ये वाला पार्ट नहीं पता रहेगा, बट ये वाला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का ये वाला पार्ट सेम है, तो ये हो जाएगा डायमेंशनली करेक्ट बट न्यूमेरिकली इनकरेक्ट। समझा? अगर यहाँ पे फॉर्मूला में गलती से ऐसे लिखा रहता 2 इक्वल्स टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, अगर ये लिखा होता तो आपका आंसर बराबर था। अभी देखो जो 12th वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे तो उनको ये फॉर्मूला पता है, क्लियर है, उनको ये फॉर्मूला पता रहेगा। तो ऐसे 11th वाले के लिए नया फॉर्मूला रहेगा, बट 12th वालों को पता है, तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो 11th वाला पार्ट है जहाँ पे आप 1 डायमेंशनल मोशन स्टडी करने वाले, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशनल मोशन स्टडी करेंगे, उसमें एक छोटा सा पार्ट आएगा सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। सर्कुलर मोशन वाला पार्ट में ये पार्ट डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसकी, कोनिकल पेंडुलम की बात करेंगे। तो आंसर क्या रहेगा, ये डायमेंशनली करेक्ट है बट न्यूमेरिकली क्या इनकरेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट न्यूमेरिकली। ऑप्शन कौन सा हो गया, 3। सबको क्लियर है वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या बोला है, सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन एज म्यू इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट एंड लैम्बडा इज अ वेवलेंथ, देन डायमेंशंस ऑफ बी आर एज सेम एज दैट ऑफ। देखते क्या है क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि म्यू इक्वल्स टू, मार्कर चेंज करते यार, थोड़ा वैरायटी, ऑरेंज लेते थोड़ा सा झकमक। म्यू इक्वल्स टू क्या बोला है, ए प्लस बी अपॉन लैम्बडा का स्क्वायर। ओके ये तो बोला गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी देर पहले देखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ये मुझे पता दोनों जगह पे वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगी, डायमेंशनलेस। क्लियर है? अरे यार हो जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, मैं चेक कर रहा था कि तुम लोग का बराबर है कि नहीं। ओके डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है। अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाती है तो हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा है, हम लोग ने जो अपना इसका जो डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट है, ये पता है अपने को कि इक्वेशन का जो क्वांटिटी होती है इक्वेशंस की, उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो एडिशन वाले पार्ट रहते हैं उसकी क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ क्या होती है, सेम रहती है, मतलब उसके यूनिट्स क्या होते हैं, सेम। तो म्यू अगर डायमेंशन रहेगा तो ए भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए, बी भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। थोड़ा लाइट ले लेते हैं, मतलब
ए भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, और बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। इसका मतलब क्या है, अगर ए मेरा डायमेंशनलेस था तो ए अगर म्यू अगर मेरा डायमेंशनलेस था, इसका मतलब ए भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। इसका मतलब बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। अभी डायमेंशनलेस बनाने के लिए ए लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। ए वेवलेंथ क्या होता है देखते हैं। वेवलेंथ तो देखो, अगर ये वेव है तो एक वेव का जो डिस्टेंस होता है, मतलब अगर यहाँ से चालू किया वेव ने तो यहाँ पे वापस नई वेव चालू हो रही है, इसके बीच में का डिस्टेंस जो होता है वो लैम्बडा, वो होता है वेवलेंथ। ये 11 के लिए वेवलेंथ उसको बोलते हैं। अब ये डिस्टेंस से मतलब ये क्या होता है, ये मीटर में होगा। अगर ये डिस्टेंस होगा तो ये किस में होगा, मीटर में होगा। तो मीटर में होगा तो नीचे जो लैम्बडा का स्क्वायर मतलब वो होता है मीटर का स्क्वायर। अभी बी ए, ये मुझे बताओ, अगर इसको डायमेंशनलेस करने का रहेगा तो बी को भी क्या बनना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, डायमेंशनलेस बन जाएगा। तो मीटर स्क्वायर किसका यूनिट रहता है, वेवलेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, बराबर है। प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। अपने को बी का यूनिट क्या चाहिए, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, फोर्थ। क्लियर है आपको। वापस क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन एज म्यू इक्वल्स टू a plus b upon lambda square where a and b are constant and lambda is the wavelength. The dimensions of b are same as that of, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी पैनिक नहीं होना है, क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, म्यू का जो फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटी ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि इट इज़ अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ वेलोसिटी, तो वो डायमेंशनलेस बन गया। अगर म्यू डायमेंशनलेस रहेगा तो ए और ए वाला पार्ट और बी प्लस बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर वाला पार्ट भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। ए तो डायमेंशनलेस है, उसका पूछा भी नहीं है तो हम लोग देखेंगे भी नहीं है। अभी बी अपॉन लैम्बडा स्क्वायर, लैम्बडा जो होता है वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अगर वेवलेंथ का यूनिट मीटर रहेगा तो लैम्बडा स्क्वायर बनेगा मीटर स्क्वायर। तो बी अपॉन मीटर स्क्वायर शुड बी डायमेंशनलेस, तो बी का यूनिट क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, एरिया का। क्लियर है पक्का, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले पहले मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, हाँ हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले। तो हेडिंग लिखो, हेडिंग हम लोग लिखने वाले कि एन आइडिया अबाउट, लिखो एन आइडिया अबाउट, एन बेसिक आइडिया अबाउट, एन बेसिक आइडिया अबाउट लीनियर मास डेंसिटी, linear mass density, comma areal mass density, comma volumetric mass density, volumetric mass density। देखते ये वाला पार्ट क्या है, इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। ओके, ध्यान दो। तो सबसे पहले लीनियर मास डेंसिटी क्या है वो देख लेते हैं। जब भी कोई भी चीज़ को अगर कोई कोई भी मास को हम लोग अगर डिवाइड करेंगे लेंथ से तो वो बन जाती है लीनियर मास डेंसिटी। तो सबसे पहला पॉइंट, लीनियर मास डेंसिटी, तो इसको लिखेंगे मास पर यूनिट लेंथ, यूनिट होगा केजी पर मीटर। क्लियर है, ये हो गया लीनियर मास डेंसिटी। उसके बाद है एरियल मास डेंसिटी। ओके, मैं स्पेलिंग गलत लिखा, ARE, एरियल मास डेंसिटी। इसका जो यूनिट होगा इसको लिखते हैं मास पर यूनिट एरिया, ये इसका यूनिट होगा केजी पर मीटर स्क्वायर। अभी मुझे ये चीज़ क्यों डिस्कस करनी थी, इसमें ना और बहुत सारी चीज़ें आएंगी जहाँ पे मैं ये JEE पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये वाला पार्ट और डीप में डिस्कस करूँगा। ये एक्चुअली
ट्वेल्थ वाले बच्चे इसको जानते हैं एरियल मास डेंसिटी को, बट इसके आगे वाला पार्ट जो इसके अलग अलग नाम है इसको नहीं जानते। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या इसके नाम रहेंगे। तो इसके अलग अलग नाम से मैं लेता हूँ यहाँ पे। एक फर्स्ट नाम है जो है एरियल डेंसिटी, उसके बाद सेकेंड नाम है वो है सरफेस डेंसिटी, तीसरा जो नाम है वो है सुपरफिशियल डेंसिटी, सुपरफिशियल डेंसिटी, चौथा नाम है वो है एरिक डेंसिटी, पांचवा जो नाम है उसका नाम है मास थिकनेस, छठा जो नाम है वो है कॉलम डेंसिटी, और लास्ट व सातवां नाम जो है वो है डेंसिटी थिकनेस। इतने सारे नाम है एरियल मास डेंसिटी के, इतने सारे नाम है। इसमें से कोई भी नाम रहेगा तो आपका मतलब, इसका मतलब यही है मास अपॉन एरिया। क्लियर है क्या? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये पार्ट ज़्यादा डिस्कस किया गया है। हाँ, आपको सरफेस डेंसिटी बोल सकते हैं, इसको सुपरफिशियल डेंसिटी बोल सकते हैं, एरियल डेंसिटी, ये आपको सिलेबस में है। बट इसके बाद वाला जितना भी पार्ट है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस किया गया है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन में इसके अलावा, एरियल मास डेंसिटी के अलावा, सरफेस डेंसिटी के अलावा, या फिर सुपरफिशियल डेंसिटी के अलावा इन सातों में से कोई भी नाम आएगा, इसका मतलब है मास अपॉन एरिया, और कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है मास अपॉन एरिया। यहाँ पे क्लियर है? आगे तीसरा पॉइंट जो होगा वो क्या रहेगा, उसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम मास डेंसिटी। आपको पता ही रहेगा जनता, क्या रहेगी ये, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसकी यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? अभी हाँ, इसको भी दो नाम है। वॉल्यूम मास डेंसिटी के साथ इसका और एक नाम है वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी, और सेकंड जो नाम है वो है स्पेसिफिक, एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, स्पेसिफिक मास। ये दो नाम है। क्लियर है? लीनियर मास डेंसिटी का एक ही नाम है, जो मास पर यूनिट लेंथ, और उसका नाम एक ही है। एरियल मास डेंसिटी की बात करूंगा तो मास अपॉन एरिया होता है। मैं ये पार्ट डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल में ये वाला पार्ट आने वाला है। जो ट्वेल्थ वाले बच्चे उनको ये पार्ट हो चुका है, तो ये वाला पार्ट उनके लिए कुछ नया नहीं है। बट जो 11th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये पार्ट नया है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा कि ये वाला पार्ट है। एक जो आगे का न्यूमेरिकल है उसके लिए ये कंसेप्ट यूज़ करने वाले। तो लीनियर मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट लेंथ, एरियल मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट एरिया, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। सिर्फ इसके ये जो नाम है, जो मैंने नाम लिखे ये 7 वाले, तो ये नाम याद रखना बस, क्योंकि इसमें से कोई भी नाम आ सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं, अभी थोड़ा फंकी कलर ले लेते, ब्राउन ले लेते यार, ब्राउन बहुत टाइम से ब्राउन यूज़ नहीं किया है। तो देख लेते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला गया है क्वांटिटी ए एंड बी आर रिलेटेड बाय द रिलेशन ए अपॉन बी इक्वल्स टू एम। बोला क्या गया है, क्वांटिटी ए अपॉन बी इक्वल्स टू क्या बोला है, एम, और एम का जो नाम है वो है लीनियर मास डेंसिटी, मतलब एम जो है वो है मास पर यूनिट लेंथ। ये दिया गया है। ये मास पर यूनिट लेंथ मतलब क्या होता है, केजी पर मीटर। आगे देखते जनता। एंड ए इज़ द फोर्स। ए मतलब क्या है, ए फोर्स है, मतलब ए जो है वो है फोर्स, जिसकी डायमेंशन जो होगी वो क्या रहेगी, m1 l1 t-2। हाँ, इसकी डायमेंशन क्या रहेगी इसकी डायमेंशन रहेगी m1 l-1 t0। ओके, अभी देख लेते कि क्या है, केजी मीटर बराबर है। ओके, अभी देख लेते आगे क्या रहेगा। उन्होंने बोला है क्या,
ए इज़ द फोर्स देन डायमेंशन ऑफ बी विल बी, डायमेंशन ऑफ बी पूछा गया तो बी का डायमेंशन किसके करस्पॉन्डिंग है? बोला है प्रेशर की करस्पॉन्डिंग है, मोमेंटम की करस्पॉन्डिंग है, वर्क की करस्पॉन्डिंग है कि लैटेंट हीट की करस्पॉन्डिंग है? लैटेंट हीट के बारे में बात करूंगा मैं, पहले ये तीनों के करस्पॉन्डिंग देख लेते कि है कि नहीं। ओके, अब मुझे बताओ अगर अगर ए का डायमेंशन ये है, एम का स्मॉल एम का डायमेंशन ये है, तो बी जो रहता है वो रहता है ए अपॉन स्मॉल एम। ए मतलब क्या है? m1 l1 t माइनस टू, और स्मॉल एम मतलब क्या है? m1 l माइनस वन t ज़ीरो। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा m0 l माइनस टू t माइनस टू। ओके, एक सेकेंड m0 l 2 आएगा और t माइनस टू। तो b का डायमेंशन जो है वो क्या है? b का जो डायमेंशन है वो है ये वाला। ओके, m0 l2 t माइनस टू। तो b के डायमेंशन के साथ कंपेयर करके देखते हैं ये सारे डायमेंशन। सबसे पहले प्रेशर लिखता हूँ। प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ए न्यूटन मतलब क्या होता है? m1 l1 t माइनस टू अपॉन मीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है? l2। अगर इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा ये m1 l माइनस वन t माइनस टू। ये डायमेंशन इसके बराबर है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये आंसर क्या है? गलत है। ये पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो मैं ये रफ कर देता हूँ। जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ पे दूसरा सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद बोला वर्क। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मतलब होता है m1 l1 t माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है l1। अगर दोनों को साथ में करूँगा तो ये आएगा m1 l2 t माइनस टू। क्लियर है? ये दोनों डायमेंशन सेम है क्या? नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन भी गया, फर्स्ट ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन गया। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन और सॉरी एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन, मैंने थर्ड ऑप्शन गलती से कर दिया। फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन चला गया। देखते थर्ड ऑप्शन में क्या है। मोमेंटम मतलब होता है p और उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। जिनको पता नहीं है वो लोग आगे जाके फोर्थ चैप्टर में आने वाला है, मास लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में। मास जो होता है वो केजी होता है, वेलोसिटी होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। एक केजी मतलब क्या होगा? m1, तो ये m1 l1 t माइनस वन। ए m1 l1 t माइनस वन है कि यहाँ पे नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी गया। ऑप्शन 3 गया तो इसका मतलब ऑप्शन 4 ही रहेगा, बराबर है। बट इसके पहले देख लेते कि क्या है फोर्थ ऑप्शन में दिया क्या है, नया चीज़ है तो देख लेते एक बार क्या है। ओके, यहाँ पे इन लोगों ने बोला है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मतलब क्या है देख लेते पहले, एक सेकेंड ना। लैटेंट हीट मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। दो टाइप की हीट रहती है, एक रहती है सेंसिबल हीट और दूसरी होती है लैटेंट हीट। सेंसिबल हीट का फॉर्मूला जो होता है, सेंसिबल हीट का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसे होता है कि Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। मतलब जो हीट हम लोग सेंस कर सकते हैं, थर्मामीटर सेंस कर सकता है, उस हीट का नाम रहता है सेंसिबल हीट। आगे का जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू एम इंटू एल, ये होती है लैटेंट हीट। जो थर्मामीटर सेंस नहीं कर सकता, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? लैटेंट हीट। आगे जाके सिलेबस में आने वाला है दोनों भी पार्ट। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अभी हम लोग को बात करनी है, ये जो है ये सेंसिबल हीट है और ये जो है लैटेंट हीट। तो अभी हम लोग को पूछा गया क्या? सेंसिबल हीट पूछा है कि लैटेंट हीट पूछा है? हम लोग को पूछा गया है लैटेंट हीट। तो हम लोग सेंसिबल हीट के बारे में बात नहीं करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट क्या देखते हैं? Q का फॉर्मूला रहेगा, Q का जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा Q इक्वल्स टू एम इंटू एल। तो L मतलब होता है लैटेंट हीट। अभी Q अपॉन M, ए Q मतलब क्या होता है? जूल, बराबर है। Q हीट मतलब एनर्जी है ना, तो जूल में रहेगा। मास मतलब किस में रहेगा? केजी में रहेगा। तो जूल का यूनिट जो होता है वो होता है एनर्जी का, मतलब जो वर्क मतलब हीट,
हीट मतलब ही एनर्जी, तो इसको फॉर्म में लिखेगा तो हम लोग लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन के जी। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब M1 L1 T-2 अपॉन क्या आएगा L1 अपॉन ये क्या आएगा M1, ये M1 चला गया, ये L2 बनेगा, T-2 बनेगा और M कितना बनेगा 0। ये सेम है क्या? ये सेम है। क्लियर है? इसका मतलब L जो है उसका इक्वेशन, उसका जो डायमेंशंस है वो B के डायमेंशंस के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इसका आंसर क्या रहेगा 4। समझ में आ रहा है क्या? मैं बात कर रहा हूँ अभी लैटेंट हीट की, सेंसिबल हीट की बात नहीं कर रहा हूँ। लैटेंट हीट का फॉर्मूला अभी के लिए याद रखो, Q अपॉन M होता है। लैटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q जो होता है वो जूल में होता है, वो एनर्जी होती है, वो वर्क डन के इक्वल कर सकते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन और ये मास का डायमेंशन, तीनों को साथ में लाएंगे तो हम लोग को जो मिलेगा वो रहेगा लैटेंट हीट का डायमेंशन। और लैटेंट हीट का डायमेंशन और जो बी का डायमेंशन जो था वो क्या आ गया, सेम आ गया। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या रहेगा 4th। यहाँ तक सबको क्लियर है मैंने क्वेश्चन क्या किया है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ बोला है इन द रिलेशन, थोड़ा सा बारिश का आवाज़ आ सकता है क्योंकि ये माइक जो बारिश का आवाज़ भी पकड़ रहा है, शायद से थोड़ा आवाज़ आ सकता है, तो थोड़ा बेयर कर लो मेरे को। क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर बढ़ते। इन द रिलेशन dy बाई डी टी इक्वल्स टू 2 ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ये पूछा गया है। तो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। अभी ये जो ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है वो किसके अंदर है? वो है साइन के अंदर। मैंने ये बात की थी, ये जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस। ये हो गया अपना बात, तो डायमेंशनलेस रहेगा तो ऑप्शन क्या रहेगा 4th। क्लियर है? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया क्योंकि इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया है। इसके बारे में हम लोग ने थोड़ा डिस्कस किया है, इसलिए मैंने ये जानबूझ के क्वेश्चन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला गया है ए फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन y एंड z एज फॉलोज। तो क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसे, x इक्वल टू ए वाई प्लस बी tan सी जेड, where a, b and c are constant, which of the following do not have same dimension। मुझे पूछा गया है कि सेम डायमेंशन किसके किसके नहीं रहेंगे। ओके, ध्यान दो, सबसे पहले मुझे बताओ कि ये x का डायमेंशन सेम रहेगा तो ए वाई का डायमेंशन भी सेम होना चाहिए और b का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब x और ए वाई का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बराबर है। उसके बाद x और b का डायमेंशन सेम होना चाहिए, बराबर है। तो ये दो तो बराबर होना चाहिए, प्लस ये डायमेंशनलेस होना चाहिए क्योंकि ये tan के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर होने की वजह से ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ अलग अलग कोई मार्कर से। तो ये वाला पार्ट जो है ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है। तो इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। और अगर ये डायमेंशन और ये डायमेंशन, x और ए वाई का डायमेंशन और x और b का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब क्या है, ए वाई और b का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए वाई और b का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके हिसाब से ए वाई इक्वल्स टू बी हो जाता है, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, b अपॉन ए का डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका मतलब x और b का डायमेंशन सेम है तो ऑप्शन ए बराबर है। हम लोग को जो करेक्ट नहीं है वो पूछा गया है। y और b, y इक्वल्स टू बी, ए का डायमेंशन भी सेम है तो ऑप्शन 3 बराबर है। अभी x और a का डायमेंशन सेम है क्या, नहीं। x और ए वाई का डायमेंशन सेम है, x और a का नहीं। यहाँ पे y होता तो ये बराबर होता, तो ऑप्शन अपना 4th ही ऑप्शन रहेगा जो कि गलत है। और अपने को पूछा गया है डू नॉट हैव पूछा है, मतलब ये आंसर आपका फाइनल आंसर रहेगा। बाकी के ऑप्शन सारे करेक्ट है, ये आंसर रॉन्ग रहेगा। अभी हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है। c और z का डायमेंशन सेम होना चाहिए क्या? देखो, tan के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगा वो क्या होनी चाहिए, डायमेंशन लेस होनी चाहिए, बराबर है। c इंटू जेड है,
बराबर है। अभी c इंटू जेड इनवर्स के डायमेंशन सेम रहेंगे। अगर c और z, मैं क्या बोल रहा हूँ, c और z लिखा गया है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ c अपॉन जेड, या फिर इसको लिख सकता हूँ c इंटू जेड इनवर्स। अगर ये दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल होगा, तो इसके बीच में जो क्वांटिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिलेगा। तो ये भी ऑप्शन बराबर है। तो ऑप्शन कौन सा गलत है, ऑप्शन फोर्थ गलत है, जो कि आपका आंसर होना चाहिए, मतलब ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए, क्योंकि पूछा गया है, डू नॉट पूछा गया है। क्लियर है क्या? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा रहेगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डिक्टेट कर लूंगा क्वेश्चन। फोर्स F is given in terms of time t and distance x by F equals to a साइन में लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ। फोर्स दिया गया है टाइम और डिस्टेंस के टर्म्स में, तो t टाइम है और x डिस्टेंस है, तो फोर्स दिया गया है F इक्वल्स टू a साइन सी टी प्लस b cos dx। ओके, देन द डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b एंड c अपॉन d क्या है? देखो, पहली बात तो ये तो डायमेंशनलेस रहेगा और ये भी डायमेंशनलेस रहेगा। इसका मतलब फोर्स का a का और b का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो a अपॉन b क्या होगा, अगर a इक्वल टू b इक्वल टू f, ये डायमेंशन सबके सेम है, इसका मतलब a अपॉन b क्या बनेगा, डायमेंशनलेस। क्लियर है? तो a अपॉन बी का डायमेंशन देगा m0 l0 t0। यहाँ तक सबको क्लियर है? m0 l0 t0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोला गया है कि c और d के बीच में के डायमेंशंस पूछे गए। c और d के बीच में के डायमेंशंस पूछे गए। ए c और d किसके अंदर आ रहा है? देखो, c आ रहा है इसके साथ और d आ रहा है इसके साथ। अगर t का डायमेंशन, देखो साइन के अंदर का पार्ट भी जो क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब t का जो डायमेंशन रहेगा मल्टीप्लाइड बाय c किया है ना, तो t का डायमेंशन सेकेंड है, तो c का डायमेंशन क्या रहेगा, c, अगर t का डायमेंशन सेकेंड है तो c का डायमेंशन क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। क्लियर है? क्योंकि ये डायमेंशन लेस बनाना चाहिए। अगर ये डायमेंशन लेस कभी बनेगा जब ये कैंसिल करेगा, तो t का डायमेंशन, अगर t का डायमेंशन मेरा सेकेंड है तो c का डायमेंशन क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। सिमिलरली अगर dx की बात करते हो, ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर मैं x का डायमेंशन मीटर है तो d का डायमेंशन क्या होना चाहिए, मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स और ये सेकेंड इनवर्स, तो c का डायमेंशन है सेकेंड इनवर्स और d का डायमेंशन है मीटर इनवर्स। क्लियर है? अपने को पूछा गया है c अपॉन d पूछा गया है। c का डायमेंशन क्या है, सेकेंड इनवर्स, और बी डी का डायमेंशन क्या है, मीटर इनवर्स। अगर मीटर ऊपर जाएगा तो ये बनेगा m0 l -1 था, ऊपर गया तो m+1 बन गया l1 t -1। क्लियर है? m0 l1 t -1 ऑप्शन नंबर 3 में देखो यहाँ पे। क्लियर है? पक्का सबको क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। एफ ए और बी का डायमेंशन सेम रहेगा, क्योंकि साइन और कॉस ये क्या बन जाएंगे, डायमेंशनलेस बन जाएंगे। अगर साइन और कॉस डायमेंशनलेस बन जाएंगे तो उसके अंदर की जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, डायमेंशनलेस बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्यों है, समझ में आ गया? ये मैंने सब सॉल्व किया, एक बार रिवाइंड करके वापस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ ऐसे बोला गया है, इन द रिलेशन y इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स द डायमेंशंस ऑफ ओमेगा अपॉन के एस। ओके, मुझे बताओ ये पूरा क्वांटिटी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। मतलब ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए और के एक्स भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। अगर ओमेगा टी डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ओमेगा इंटू टी डायमेंशनलेस है। ओमेगा का यूनिट, टी का यूनिट सेकेंड है, तो ओमेगा क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स। ये ओमेगा का यूनिट है। अगर के एक्स डायमेंशनलेस है तो एक्स का यूनिट मीटर है, तो के का यूनिट क्या रहेगा, मीटर इनवर्स। पूछा क्या है, पूछा है ओमेगा अपॉन के। ये लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, ओमेगा अपॉन के। ओमेगा जो है वो सेकेंड इनवर्स है और के जो है वो है
मीटर इनवर्स, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा मीटर 1 सेकेंड इनवर्स, तो ये बनेगा m0, मीटर मतलब लेंथ का 1, t का -1, m0 L1 t -1, ऑप्शन सेकेंड। सबको क्लियर ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है y इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू, क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दिखता डिफिकल्ट है बट कुछ डिफिकल्ट नहीं है। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। द यूनिट ऑफ ए बी सी इज सेम एज दैट ऑफ, मतलब ए बी सी का यूनिट क्या पूछा गया है। अभी मुझे बताओ, जो y का यूनिट है वही a का यूनिट है बराबर, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस हो गया, ये डायमेंशनलेस हो गया, यहाँ पे तो कॉस साइन नहीं है तो ये पूरा यूनिट सेम रहेगा। तो y का जो यूनिट है वही a का यूनिट है, वही b का यूनिट है और वही सी टी स्क्वायर का यूनिट। तो मैं मार्क करता हूँ इसको अलग अलग मार्कर से। कुछ अलग मार्कर से मार्क करते हैं, मतलब समझ में आ जाएगा। तो y का जो यूनिट है वही a का यूनिट रहेगा, वही bt का यूनिट रहेगा और वही सी टी स्क्वायर का यूनिट रहेगा। तो अगर ये यूनिट सारे सेम है तो उसके हिसाब से मुझे बताओ a और bt और सी टी स्क्वायर का यूनिट क्या रहेगा, सेम। इसका मतलब मैं a को लिख सकता हूँ y की तरह और b को लिख सकता हूँ y अपॉन टी की तरह। सिमिलरली मैं c को लिख सकता हूँ y अपॉन टी स्क्वायर की तरह, क्योंकि वो ये t नीचे चला गया, ये t नीचे चला गया, तो ये वाले आए क्वांटिटीज। मुझे पूछा गया है a इंटू बी इंटू सी पूछा गया है। a इंटू बी, a क्या है y, b क्या है y अपॉन टी और c क्या है y अपॉन टी स्क्वायर। तो ये y क्यूब आ जाएगा और नीचे आएगा टी क्यूब। अगर ये बाहर आएगा तो ये आएगा y अपॉन टी द होल क्यूब। तो इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। क्लियर है। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर इंटू कॉस ओमेगा टी। साइन और कॉस के कोई यूनिट डायमेंशंस नहीं रहते, तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अगर वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ए वाला पार्ट, y वाला पार्ट, बी टी वाला पार्ट और सी टी स्क्वायर वाला पार्ट, सबके यूनिट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये b को छोड़ दिया क्योंकि मेरे को a b और c का मल्टीप्लिकेशन पूछा है। t को यहाँ पे लेके आया तो ये बन गया, टी स्क्वायर को यहाँ पे लेके आया तो ये बन गया, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया वाई टी स्क्वायर, ये बन गया वाई क्यूब अपॉन टी क्यूब। वाई क्यूब अपॉन टी क्यूब में से क्यूब बाहर आ गया तो बन गया वाई अपॉन टी द होल क्यूब। सबको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या किया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। सबको क्लियर है वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है इफ f is the frequency, v is the velocity and d is the density are considered as fundamental units। मतलब मैंने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी बाद में वेलोसिटी और डेंसिटी को मैंने पकड़ा है एज अ फंडामेंटल यूनिट पकड़ लिया है। देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम इज ये पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। मुझे बताओ f मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। f मतलब फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड और इसके यूनिट जो होगा वो क्या रहेगा 1 अपॉन सेकेंड। ये हो गया, इसको लिख सकता हूँ सेकेंड इनवर्स। अभी उसके बाद वेलोसिटी बोला है, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब क्या हो गया, एज इट इज़ मीटर पर सेकेंड को लिख लेता हूँ मीटर पर सेकेंड, ये एज इट इज़ हो जाएगा, इसका कुछ चेंजेस नहीं हो जाएंगे। और उसके बाद बोला डेंसिटी, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब होता है मीटर मास, सॉरी मास मतलब केजी अपॉन मीटर क्यूब। ओके देख लेते हैं। उन्होंने पूछा है फॉर्मूला, इसके फॉर्मूलास, ये टर्म्स में फॉर्मूलास, और जो हम लोग को मोमेंटम बोला है, मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है मोमेंटम एल जो होता है, एल नहीं पी, सॉरी वो तो एंगुलर मोमेंटम हो गया,
अभी पूछो मत एंगुलर मोमेंटम क्या है, 12th वालों को पता है एंगुलर मोमेंटम, 12th वालों को पता है ना एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो बोलोगे नहीं पता, मार ही खाओगे। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है m इंटू वी। m मतलब kg, v मतलब मीटर पर सेकेंड। तो मुझे मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एफ वी और डी के टर्म्स में लिखना है। अभी मुझे बताओ kg अकेला ये बराबर है, kg अकेला वाला है, kg को कैंसिल किया क्या, नहीं kg को कैंसिल नहीं किया है, तो d का पावर 1 ही रहेगा, d का पावर 1 हो गया, तो ये kg मीटर क्यूब एज इट इज़ हो गया। अभी मुझे बताओ ऊपर मीटर है बराबर है, नीचे मीटर क्यूब है, तो ऊपर भी मीटर क्यूब में से ये अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब लिखा है क्या, डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब लिखा है क्या, नहीं लिखा है, डिनोमिनेटर में मीटर क्यूब नहीं लिखा है, अपना यूनिट जो है वो है केजी मीटर पर सेकेंड है। मुझे बताओ अगर मैं बात करता हूँ ये मीटर क्यूब की, तो ये मीटर क्यूब को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर मीटर लाने का है, मतलब ऊपर मीटर रेस टू 4 होना चाहिए, नीचे भी क्या होगा सेकेंड रेस टू 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको अगर मैं फोर्थ पावर करूँगा तो ये और ये हट जाएगा, तो v का क्या कर दिया मैंने फोर्थ पावर कर दिया बराबर है, d का फर्स्ट पावर v का फोर्थ पावर। अभी मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है सेकेंड को रखना है, अगर सेकेंड को रखना रहेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो पावर रहेगा, देखो ऑप्शन नंबर ये देखो d और v तो आ गया यहाँ पे, तो f रेस टू -3 कर देते, f रेस टू -3, f का पावर क्या -1 है, तो -3 करूँगा तो सेक -1 इंटू -3 +3, तो ये चला जाएगा पूरा, तो फॉर्मूला बन गया kg, ये मीटर और ये सेकेंड, तो kg मीटर सेकेंड कौन सा है, देखो यहाँ पे है क्या, तो आंसर क्या रहेगा d रेस टू 1, v रेस टू 4, f रेस टू -3 है क्या, क्लियर है पक्का। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है, कोई इशू नहीं है, हम लोग वापस रिपीट कर देंगे इस क्वेश्चन को। जनता हम लोग आपके लिए तो पूरा दिन अवेलेबल है, तो हम लोग वापस रिपीट कर सकते हैं, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसे एज्यूम करूँ कि अपने को आंसर पता ही नहीं है, फोर्थ ऑप्शन है ही नहीं, आंसर है ही नहीं उसका, तो हम लोग चेक कर दे कि आंसर क्या है। सॉल्व करने से पहले फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था 1 अपॉन टाइम पीरियड, जो कि 1 अपॉन सेकेंड इनवर्स, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड है, और डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम है, तो डेंसिटी का यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। अभी मुझे बताओ जनता, कुछ पता ही नहीं हम लोगों को, तो मुझे बताओ कि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला, कुछ नहीं पता हम लोग को, कुछ नहीं पता, लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने अभी नहीं सॉल्व किया था, बट थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, जो कि था m इंटू वी। एम जो होगा वो केजी में होगा, v जो होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। तो मुझे बताओ लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला जो है वो है केजी मीटर पर सेकेंड। अभी सब में d, यहाँ पे d रेस टू 2 है, da, बट kg है यहाँ पे अकेला, और यहाँ पे भी kg अकेला है, तो d का पावर तो 1 ही होना चाहिए, ये तो फिक्स है, तो आता है kg मीटर क्यूब। मतलब मेरे को क्या करना है, इन शॉर्ट इसके यूनिट को इन टर्म्स ऑफ ये लिखना है, तो kg मीटर क्यूब तो ये पक्का हो गया। अभी ऊपर मीटर होना चाहिए, देखो ऊपर मीटर वाला ये पार्ट है, बट नीचे मीटर क्यूब पहले से ही है, अगर मीटर अकेला रखूंगा तो मीटर, देखो मीटर अपॉन सेकेंड अकेला रखूंगा तो ये हट जाएगा, तो नीचे मीटर स्क्वायर, मेरे को नीचे मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को ऊपर मीटर चाहिए सिर्फ। तो अगर मैं इसको रेस टू पावर 4 करता हूँ, देखो तो ये और ये हट जाएगा, तो v का पावर क्या कर दिया 4। अभी एक ही ऑप्शन है फोर्थ, f का -3 कर दूंगा, सेकेंड रेस टू -1 है, रेस टू -3 कर दिया, तो सेकेंड रेस टू -1 का -3, माइनस माइनस हट गया, ये +3 बन गया, क्लियर है, ये +3 बन गया। अब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो पूरा हट गया, तो क्या बन गया kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फोर्थ, क्लियर है, जो कि ये वाला है d1 v रेस टू 4 f रेस टू -3। क्वेश्चन नंबर 10 सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको बराबर से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा लग सकता है, बट क्वेश्चन नहीं है उतना पेचीदा, लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। मैं पहले ही बोलता कि जो डायमेंशन एनालिसिस के क्वेश्चन रहते या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन रहते बहुत ईजी रहते, दिखने में बहुत टफ लगते बट होते नहीं उतने टफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर
11th क्या बोल रहा है, मुझे थोड़ा सेट करने दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद अ डिस्टेंस x एज शोन। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी u दिया गया है, ये मार्कर चेंज कर लेते यार, कौन सा मार्कर लूँ, आप लोग तो बता ही नहीं सकते मुझे कौन सा मार्कर लूँ, तो मैं रेड ले लेता हूँ, थोड़ा अलग हो जाएगा। u इक्वल्स टू ए एक्स रेस टू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अभी वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट बोला गया है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए इंटू बी पूछा गया है। ध्यान दो, एकदम आराम से देखेंगे क्वेश्चन को, क्या करना है कैसे करना है आराम से देखेंगे। मुझे बताओ, ये तो मीटर स्क्वायर है क्योंकि एक्स क्या बोला है, डिस्टेंस बोला है, बराबर है, तो मीटर स्क्वायर है, तो बी भी क्या होना चाहिए, मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में एडिशन है, बराबर है, तो बी का यूनिट आ गया मीटर स्क्वायर, ये तो मेरे को मिल गया, तो इसका डायमेंशन आएगा m0 L2 T0, ये हो गया। अभी मुझे बताओ u जो है वो एनर्जी है, अगर u एनर्जी रहेगा तो उसका यूनिट रहेगा जूल, और जूल जो होता है वो होता है न्यूटन इंटू मीटर, मतलब m1 बोलो L1 T-2 इंटू L1, ई मस्त मार कर यार, मज़ा आ गया इसमें, एकदम मज़ा आ गया। m1 L2 T-2, ये हो गया जूल का यूनिट, जूल का डायमेंशन। अभी मुझे बताओ नीचे का डायमेंशन, तो ये तो L2 है, बराबर है, ऊपर का डायमेंशन क्या रहेगा वो देख लेते हैं। ध्यान दो, जूल का डायमेंशन क्या है, m1 L2 T-2, बराबर है, ऊपर का डायमेंशन क्या है, सपोज मैं ए को एज इट इज़ लिखता हूँ, और ये रहेगा, ये लेंथ में है तो L⁻² लिखूंगा मैं, ये L⁻², और नीचे का तो मुझे पता है क्या है, L⁻²। देखो ना नीचे का डायमेंशन, ये वाला नीचे का पार्ट है, उसका डायमेंशन क्या है, L⁻²। ये अगर ऊपर जाएगा तो बनेगा A, और L⁻² को लिखूंगा प्लस -2 लिखूंगा, तो ये आ जाएगा कितना, एक सेकेंड में गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ ना कुछ, ओके 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 ओके, गड़बड़ तो नहीं चल रही कुछ, हाँ बराबर है। तो मुझे बताओ ये ऊपर जाएगा तो ये आएगा L⁻² प्लस 2, 1/2 -2, सॉरी 1/2 -2, ये आएगा -1/2, एक मिनट, 1/2 -2, ये आएगा 4 -3 -3/2, कोई बात नहीं, कर लेंगे। तो मुझे बताओ ए का डायमेंशन क्या रहेगा, इसको यहाँ पे भेज देंगे, ये लैग क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ बनेगा ऐसे, m1 L2 T-2, ये नीचे गया तो बनेगा L⁻3/2, बराबर है। अगर इसको साथ में करेंगे तो आएगा ये m1 L 3/2 प्लस 2, 3/2 प्लस 2 क्या आता है, 3/2 प्लस 2 टू 4, 4 प्लस 3 7, 7/2 आ जाता है, ये 7/2 T-2। ये मुझे बताओ m1 L T-2, ये तो a हो गया। भी मुझे पूछा गया है a इंटू बी पूछा गया है, तो a और b को, ये b और a को मैं ऐड करूँगा, तो ये m0 है और ये m1 है, तो m1 तो सब में है, ख़त्म बात, वो तो आएगा ही नहीं आंसर। T0 है, T-2 है, सब में, सब ऑप्शन में देखो T-2 T-2 T-, तो इसमें से भी नहीं कर सकते, तो हम लोग को इनको ऐड ही करना पड़ेगा। तो L का पावर कितना है, 2 है, और दूसरे L का पावर कितना है, 7/2 है, 2 टू 4 प्लस 7/2, ये आएगा 11/2, 11/2 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है जनता, मैंने क्या किया है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, थोड़ा सा रायता फैल गया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर सॉल्व करना है ये क्वेश्चन तो आप इसको केजी, मतलब जो अपने यूनिट्स के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिट के टर्म्स में भी किया तो भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला है, ये इक्वेशन दिया गया था, ये ax⁻² अपॉन x² प्लस बी। मैं इसको क्वेश्चन को वापस कर दूँ जनता, कोई प्रॉब्लम नहीं जनता, हम लोग क्वेश्चन को वापस रिपीट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक बार देख लेते हैं यार, मतलब थोड़ा
गिचमिट हो गया है, रायता फैल गया है, तो हम लोग इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को वापस देख लेते हैं। ये मज़ा आता है यार रफ करने के लिए, अलग ही सुकून है। हाँ मतलब सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम नहीं, मतलब जो सॉल्व बीच में सॉल्व बचा हुआ है वो वाला प्रॉब्लम नहीं, सॉल्व किया हुआ प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। मैं लिख लेता हूँ ये क्वेश्चन, वही मार्कर से लिखेंगे। यू इक्वल टू क्या बोला है, ए एक्स रेस टू 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, बराबर है। बी का यूनिट क्या बोला है, बी जो है सॉरी एक्स जो है वो मीटर में है क्योंकि वो डिस्टेंस है, तो बी का यूनिट भी सेम रहेगा एक्स के तरह, तो बी का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा मीटर स्क्वायर, जिसका डायमेंशन है m0 l2 t0। ये हो गया। अभी मुझे पूछा गया है ए का डायमेंशन निकालना पड़ेगा। ए का डायमेंशन निकालने के लिए एनर्जी का डायमेंशन निकालूंगा। यू जो होता है न्यूटन इंटू मीटर एनर्जी है, तो इसका डायमेंशन है m1 l2 l1 t-2 इंटू l1। तो इसको साथ में करूँगा तो आएगा ये m1 l2 t-2। अभी एनर्जी तो आ गई है, उसके बाद मुझे बताओ कि अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहता हूँ तो ये एनर्जी का डायमेंशन है m1 l2 t-2 इक्वल टू ए इंटू एक्स जो था वो हो गया l रेस टू 1/2 क्योंकि वो डिस्टेंस है, और ये पूरा जो क्वांटिटी है सेम बी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा l2। इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये आएगा m1 l2 t-2, ये आएगा a। ये अगर सॉल्व करूँगा तो ये आता है 1/2 -2, तो आएगा l रेस टू -3/2। इसको नीचे लेके जाऊँगा डिनोमिनेटर में तो a की डायमेंशन आएंगी m1 l2 t-2 अपॉन l रेस टू -3/2। ये ऊपर जाएगा तो बनेगा m1 l2 t-2 इंटू l 3/2। ऐड करूँगा तो ये आएगा m1 l 7/2 t-2। फटक से ये ऑप्शन मत मार्क करना, आपको a मिल गया है, a और b को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये m0 और ये m1, तो ये तो बनेगा m1 t0 और t-2, तो ये बनेगा t-2 क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ना। l2 और l 7/2, तो 7/2 प्लस 2 ये बनेगा 11/2, तो l बनेगा 11/2। एक ही ऑप्शन है जनता, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 बार सॉल्व किया है, आपको आना चाहिए। अब ये क्वेश्चन मैंने 2 बार सॉल्व किया है, क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग का रायता फैल गया था इसलिए मैंने उसको वापस रिपीट किया। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देख लेते। इफ फोर्स F, एक्सीलरेशन A and time t are taken as the fundamental physical quantities, the dimensions of length पूछा गया है। dimensions of length क्या है वो पूछा गया है, ध्यान दो अभी देख लेते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, लेंथ में मैं सारी क्वांटिटीज़ पहले लिख लेता हूँ। फोर्स बोला गया है, फोर्स का जो ये यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, बराबर है। मुझे पूछा गया है इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, इस फंडामेंटल एक्सेलरेशन कैपिटल ए में, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इन फॉर्म ऑफ लेंथ के डायमेंशन में लिखो, लेंथ के डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है। अभी लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, सबको ये पता है जनता, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कहीं पे केजी है क्या, नहीं, केजी यहाँ पे भी कहीं पे नहीं है, सिर्फ केजी एक ही क्वांटिटी में है, तो यहाँ पे केजी है ही नहीं, तो फोर्स वाला क्वांटिटी तो आएगा ही नहीं, तो पक्का ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो चला गया, तो ऑप्शन फोर्थ ही रहेगा। समझ में आ रहा है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। लेंथ जो वाला जो पार्ट है उसमें केजी दिख रहा है क्या, नहीं। ए और टी वाले पार्ट में केजी दिख रहा है क्या, नहीं, सिर्फ एफ वाले पार्ट में केजी है, तो मुझे केजी वाला पार्ट चाहिए ही नहीं है आंसर में, फाइनल आंसर में केजी वाला पार्ट, क्योंकि इस वाले डायमेंशंस को इन टर्म्स ऑफ लेंथ के टर्म्स में लिखना है। तो ऑप्शन 1, 3 और 2 चला गया, तो देखते हैं ऑप्शन फोर्थ क्या है। एटी स्क्वायर बोला है, ए मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जो कि होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम जो होता है वो होता है सेकेंड का, टाइम का स्क्वायर बोला सेकेंड स्क्वायर, ये चला गया, तो आंसर क्या आएगा, मीटर। मीटर किसका डायमेंशन है,
लेंथ। क्लियर है पक्का? तो ऑप्शन क्या रहेगा? फोर्थ। आई होप सबको ये पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। जनता क्वेश्चन बहुत बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को आदत है, हम लोग तो बचपन से ही विनर है, तो देख लेते हैं क्या ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पोजिशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, क्वेश्चन दिया गया है कुछ ऐसे, एक्स इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ए 1 माइनस ई रेज टू माइनस ए टी, वेर वी नॉट इज द कॉन्स्टेंट एंड ए इज ग्रेटर देन 0, ये बोला गया है। डायमेंशंस ऑफ वी नॉट पूछा गया है, डायमेंशंस ऑफ वी नॉट क्या है, एंड ए का डायमेंशन पूछा गया है और वी नॉट का डायमेंशन पूछा गया है। एक चीज़ मेरे को बताओ, ये तो ई में है, ई के पावर में, तो उसका ऊपर का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो मुझे बताओ ए इंटू टी, अगर टी का डायमेंशन सेकेंड है तो ए का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेकेंड इनवर्स, तभी ये डायमेंशनलेस बनेगा। तो ए का डायमेंशन क्या है? सेकेंड इनवर्स। तो ए को लिखूंगा यूनिट है सेकेंड इनवर्स, तो डायमेंशन लिखूंगा m0 l0 t-1, बराबर है। तो t-1 ऑप्शन नंबर सेकेंड में है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ये तो पक्का हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में से रहेगा। अभी पूछे वी नॉट का डायमेंशन, ये मुझे बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होगा, क्योंकि ये वाला इसका तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया, ये तो हट गया पूरा डायमेंशन लेस, नंबर भी डायमेंशन ना, वन नंबर भी डायमेंशन लेस ही है। तो पूछा गया x इक्वल टू वी नॉट अपॉन ए है। ओके, ए का डायमेंशन मेरे को निकाला है मैंने, t-1 है। x का डायमेंशन क्या है? x मीटर में है, पोजिशन में है, तो ये आएगा m0 l1 t0 इंटू वी नॉट अपॉन ए का डायमेंशन क्या है? t-1, ये ऊपर जाएगा तो वी नॉट का डायमेंशन बनेगा m0 l1 t-1। क्लियर है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या किया मैंने? फंडा वही है कि ई के पावर में जो भी डायमेंशन था वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी था, उसमें से मुझे ए का डायमेंशन मिल गया और बाद में मैंने वो वी नॉट के इसमें पुट कर दिया, मतलब ये वाले इक्वेशन में पुट कर दिया और वी नॉट का डायमेंशन निकाला। सबको क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किया मैं? क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 1 घंटे के आसपास लेक्चर हो चुका है। मुझे एक्चुअली क्वेश्चन 28 क्वेश्चंस करने थे, तो नेक्स्ट 14 जो क्वेश्चंस रहेंगे मैं वो अगले अलग लेक्चर में डिस्कस कर लूँगा। तो डायमेंशन एनालिसिस के 2 लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले 14 क्वेश्चंस ये लेक्चर्स में, नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस आपको अगले वीडियोज़ में मिलेगा। क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी P इज गिवन बाय, क्वेश्चन दिया गया है कुछ, P इक्वल्स टू पी नॉट ई रेस टू माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर। जनता डरना नहीं है, इसको क्वेश्चन को डरना नहीं है, आराम से देखो, सॉल्व होता है क्वेश्चन आराम से। एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये 12th वालों के लिए बहुत इजी लगता रहेगा, शायद से 12th वाले बोलेंगे यार ये सर कुछ भी नहीं है, बट 11th वालों के लिए ये इक्वेशन बहुत टफ लगते रहेंगे, बट कोई टेंशन नहीं, सॉल्व कर लेंगे हम लोग यार। वेर अल्फ़ा इज कॉन्स्टेंट एंड टी इज टाइम, देन द कॉन्स्टेंट अल्फ़ा इज और हैज़, देखते क्या है। ओके, मुझे बताओ ये ई का पावर है, मतलब ये वाला जो क्वांटिटी होना चाहिए, ये वाला जो क्वांटिटी होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस। अगर ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस रहेगा तो अल्फ़ा टी स्क्वायर ये क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, बराबर है। टी स्क्वायर का डायमेंशन सेकेंड स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए? सेकेंड रेस टू -2 होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनलेस बनेगा। तो अल्फ़ा का डायमेंशन सेकेंड रेस टू -2 है, बट सेकेंड स्क्वायर किसका डायमेंशन? सेकेंड स्क्वायर डायमेंशन है टी स्क्वायर का। सेकेंड रेस टू -2 किसका डायमेंशन रहेगा? टी रेस टू -2 का। तो टी रेस टू -2 का डायमेंशन और अल्फ़ा का डायमेंशन सेम रहेगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड रहेगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर ये वाला क्वेश्चन? आई होप ये 14 क्वेश्चंस आपको समझ में आए रहेंगे, ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है, मैं भी आपको एक ब्लास्ट करता हूँ, ये क्वेश्चन जो है ये एडवांस के क्वेश्चन है, ये एडवांस के क्वेश्चन है, एडवांस की बुक में से ये क्वेश्चन लिए। हाँ, लेवल 1 के क्वेश्चन से, लेवल 2 के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, बट एडवांस के तो
नीट वाले बच्चे और जेडब्ल्यू मेंस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये समझ सकते हैं कि हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करें, बट उसके लेवल 1 के क्वेश्चन से। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके नीट के एग्जाम्स में या फिर मेंस के एग्जाम्स में। मैं डायरेक्टली एडवांस के ऊपर ही जंप मार रहा हूँ, एडवांस के क्वेश्चन को ही मैं टैकल करना चाह रहा हूँ कि बट स्लोली बिल्डअप करेंगे हम लोग, डायरेक्टली एडवांस के क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, हम लोग स्लोली बिल्डअप करेंगे। क्लियर है? यहाँ तक आपको लेक्चर पसंद आया ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको समझ में आएगा। 2 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोगों ने डिस्कस किए। सबसे पहले जो लॉगरिथमिक फंक्शंस रहेंगे या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस रहेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे, इसमें जो भी रहेगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा। ये पहला पार्ट डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट जो था वो लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी और एरियल मास डेंसिटी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया रहेगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही एंड करेंगे जनता। अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगले लेक्चर में देखते हैं कि क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, नेक्स्ट 14 क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, थोड़ी डिफिकल्टी लेवल अप रहेंगी या फिर लो रहेंगे, वो देखेंगे। तो डायमेंशन एनालिसिस के हम लोग टोटल 28 क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद ऊपर जाएंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर जाएंगे और उसके बाद एरर्स के ऊपर जाएंगे। एरर्स ये पार्ट आपको 11th के सिलेबस में नहीं है बोर्ड्स में, बट ये जेडब्ल्यू में है, तो वो उसको अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा। तो अगला लेक्चर जो रहेगा वो डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड पार्ट रहेगा। तो लेक्चर को यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो। अगर मेरे एफर्ट्स सच में अच्छे लगते रहेंगे तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू टॉपिक नहीं बोलेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन डायमेंशनल एनालिसिस। टिल देन, बाय बाय।